गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 10 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटेरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग बिहार में आपदा प्रबंधन देखेंगे। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि बिहार में आपदा प्रबंधन के साथ ही जो है बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, बिहार की ज्योग्राफी जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल जो है बिहार का इकोनॉमिक्स या बिहार की अर्थव्यवस्था चैप्टर उसको पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको आपको बताते चलेंगे, क्योंकि जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, ये भारत लेवल पर हो, विश्व लेवल पर हो या बिहार लेवल पर हो, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो करेंट में जो घटनाएं या करेंट में जो जितने भी बजट होते हैं उनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ तथ्य जो है इम्पोर्टेंट होते हैं तो उसको पूछ लिया जाता है, तो उस इम्पोर्टेंट तथ्य को हम जो है आप लोगों को बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में जो है प्रश्न सॉल्व कर पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर मुख्य आपदा जो है बाढ़ है। तो ऐसा जो ये हालांकि पूछा गया है कि उत्तरी बिहार का जो है, उत्तरी बिहार में किस लिए जाना जाता है, तो बाढ़ के लिए जो है जाना जाता है। तो आपदाओं में सबसे ज्यादा आपदा जो है बिहार में अगर है तो वो है बाढ़। बाढ़ सबसे बड़ी आपदा है। अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाए बिहार में तो बहुत हद तक जो है आपदाओं से पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाएं भी है। सूखा से दक्षिणी बिहार प्रभावित रहता है और बाढ़ से उत्तरी बिहार। वहीं पर लू से भी प्रत्येक साल जो है विभिन्न मौतें होती हैं। और भूकंप जो है, भूकंप के अति भूकंपीय क्षेत्र में जो है बिहार का कुछ भाग पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे भी, चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि बिहार में आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको जब बीपीएससी मेन देंगे तो उसमें पूछा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं वो पीटी में भी पूछ लिया जाता है, खास करके भूकंप के से संबंधित। तो उसको हम जो है आपको इंडिकेट कर देंगे, बता देंगे कि वो महत्वपूर्ण कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि पीटी में पूछे जाते हैं। तो बाढ़ से बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 28 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। और 28 जिलों का बाढ़ से प्रभावित होना बिहार में बाढ़ की विभीषिका को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और 28 जिलों में भी 15 अत्यधिक प्रभावित जिले हैं। ये 15 ऐसे जिले हैं जहां की प्रत्येक साल बाढ़ आती ही है। मतलब एक निश्चित नियति बन गई है कि प्रत्येक साल इन 15 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आएगा ही आएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट से कहने का तात्पर्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं है। जैसे आप खगड़िया को लेंगे या भागलपुर को लेंगे, खगड़िया या भागलपुर को लेंगे तो भागलपुर टाउन में जो है ये प्रत्येक साल नहीं आता है, लेकिन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में जो है प्रत्येक साल बाढ़ आती है। वहीं खगड़िया के जो है प्रत्येक साल खगड़िया के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके गांव में प्रत्येक साल बाढ़ आती है। इस तरह देखेंगे तो 15 जो है ऐसे जिले हैं जो कि अत्यधिक प्रभावित हैं और 13 कम प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अधिक प्रभाव उत्तरी बिहार में देखा जा सकता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। ये तथ्य भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब बिहार में जो है अत्यधिक बाढ़ जिला और कम प्रभावित बाढ़ जिले में बांटा गया है। टोटल जो है 28 में 28 को जो है फिर दो भाग में 15 और 13 में बांटा गया है। तो हम ये जिले भी जान लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पीटी में पूछे जा सकते हैं कि अत्यधिक प्रभावित बाढ़ जिला कौन कौन सा है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये जिले जो हैं अत्यधिक प्रभावित जिले हैं। वहीं पर कम प्रभावित में पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा, ये कम प्रभावित जो हैं जिले हैं। अब हम लोग आते हैं कि बाढ़ का कारण क्या है बिहार में। तो बिहार में जो है बाढ़ आने का कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है इंगित किया गया है। वो कारण है बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। ये अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी जो है बाढ़ में आता है बिहार में। वहीं पर उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह, चूंकि उत्तरी बिहार की नदियां जो है ये सदा नीरा है, सालों भर यहाँ पर पानी रहता है। लेकिन जब बारिश होती है तो एकाएक उस नदी की धारा का जो है चौड़ा हो जाना या बहाव जो है ज्यादा हो जाना, इससे भी जो है बिहार की इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। उसके बाद देखते हैं बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। बिहार में जो है जल प्रबंधन सही रूप से नहीं किया जा रहा है। अब देखेंगे जैसे पश्चिम बंगाल को ही, तो पश्चिम बंगाल को जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी नदी को जो है उसको शोक कहा जाता था, लेकिन उसकी जल प्रबंधन को सही कर वहां पर बाढ़ के विभीषिका को रोका गया। बाढ़ विभीषिका को जो है रोका गया पश्चिम बंगाल में। वहीं बिहार में इस तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए जो है बाढ़ आ रहा है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव प्रसार जो है ये भी बाढ़ का कारण है। बाढ़ के इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। नदियों में जो है गाद जितने भी है, गंगा नदी, कोसी नदी, खास करके गंगा नदी में जो है गाद बहुत ही जमा हो चुका है। ये फरक्का बैरेज जो है, फरक्का बैरेज के पास, जो फरक्का बैरेज होने के कारण जो गंगा नदियां अपने साथ गाद लाती है उसे समुद्र में नहीं बहा पाती है, और ये फरक्का बैरेज से पहले जो है गाद जमा कर देती है। और होता क्या है, जब नदियां की, मान लीजिए ये नदियां की गहराई है और इस गहराई में गाद बैठ गया, गाद जो है जमा हो गया है, गाद जमा हो गया है। जब बारिश होती है तो पानी का ओवरफ्लो होता है और ये गहराई जो है इस पानी को अपने में समाहित नहीं कर पाती है। इसकी परिणति यह होती है कि जो बारिश का पानी है नदी के ऊपर जो है ओवरफ्लो होने लगता है और आसपास के जमीन को जो है वो जमीन की ओर जाने लगता है, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है। इसके बारे में जो है हाल ही में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने इसके बारे में जो है केंद्र सरकार से और पश्चिम बंगाल सरकार से बात भी की थी कि बाढ़ बिहार में गंगा नदी में आने का कारण एक गाद भी जो है और गाद की सफाई की जाए, ये जो है मुद्दा उठाया गया था। आगे देखते हैं बिहार में जो आपदा प्रबंधन है उसके बारे में, आपदा प्रबंधन नहीं, आपदा के कारण जो है सूखा भी है। मानसून की अनिश्चितता और जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण जो है सूखा की स्थिति बनती है, और ये सूखा की स्थिति जो है बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिले में जो है ज्यादातर
सूखे की स्थिति बनती है। और बिहार में लगभग 20% क्षेत्र जो है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और सूखा नियंत्रण को जो है इसको सूखा नियंत्रण के लिए अधिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग और नहरों का निर्माण जो है इस तरह के इंतजाम को कर जो है सूखा प्रभाव को कम किया जा सकता है। वहीं पर भूकंप की बात करें तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति जो है वो हिमालय के समीप है। और हिमालय के समीप होने के कारण जो है यहाँ भूकंप क्षेत्र जो है ज़्यादा है, क्योंकि हिमालय जो है एक टेक्टोनिक की परिणति है। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हिमालय की प्रवृत्ति हुई है। प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात दो भूभाग के टकराने के कारण हुई है। यूरेशिया का प्लेट और गोंडवाना लैंड के टकराने के कारण जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और जो कि अभी भी ये खिसक रही है। यही कारण है कि बिहार में जो है इस क्षेत्र में भूकंप के अत्यधिक प्रबल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम ये देख लें कि प्रबल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है बिहार का। तो बिहार जो है का अत्यधिक प्रबल क्षेत्र जिसको कि जोन 5 बोला जाता है, ये किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, उसके बाद आप जो जान ले खगड़िया, ये सब क्षेत्र जो है अत्यधिक प्रबल क्षेत्र के रूप में आता है। ये आप डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। वहीं जोन 4 जो है ये मध्यम प्रबल क्षेत्र के रूप में समझा जाता है जोन को। और ये इस जोन में जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, शिवहर जो है ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहीं निम्न प्रबलता में 3rd जोन में जो है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कम प्रबलता वाले क्षेत्र में आते हैं। इनका जोन का नाम अत्यधिक प्रबल जोन को हम जोन 5 बोलते हैं। ये याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो है अत्यधिक प्रबल दैट मीन्स कि जोन 1 होगा। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आगे देखते हैं हम लोग चक्रवात के बारे में। बिहार भौगोलिक रूप से हालांकि समुद्र के तटीय क्षेत्र से लगा हुआ नहीं है, लेकिन बंगाल की समीप होने के कारण बिहार में जो है चक्रवात जैसी आपदाएं जो है आती है। और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जो है ये कभी काल आ जाती है। और सीमावर्ती क्षेत्र में खासकर किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया क्षेत्र को ये जो है ज्यादा प्रभावित करती है। और चक्रवात में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाओं से माल जान की जो है क्षति बिहार में होती है। तो ये एक आपदा बिहार के लिए जो है लाती है। वहीं पर आपदा से संबंधित अन्य तथ्य देखें कि एक सेंदाई फ्रेमवर्क हुआ था। और ये सेंदाई फ्रेमवर्क कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3री संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य पूछा जा सकता है। और जब भी आपदा प्रबंधन पर लिखना हो तो इसको जो है आप जरूर याद रखेंगे, सेंदाई फ्रेमवर्क। या आप ऐसे बिहार मेन में ऐसे में लिखें, या आप जब आपदा प्रबंधन से संबंधित बिहार के जीएस में पूछा जाए तो उसमें सेंदाई फ्रेमवर्क
को जो है इसके बारे में जरूर चर्चा करें। अगर आप सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका जो है ऐसे या आंसर जो है दूसरों के आंसर से डिफरेंट हो जाएगा, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है कि दिग्गज भरतनाट्यम की नृत्यांगना जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका जो निधन हो गया है दिल्ली में, और इनका जन्म जो है 1957 में चेन्नई में हुआ था। उस समय चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। इनको जो है 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण जो है प्रदान किया गया। 1977 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी भरतनाट्यम के माध्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति। इनकी मृत्यु जो है 84 साल की उम्र में हुई है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका जो है आप लोग जीएस में, स्टैटिक जीएस में भी जो है आप लोग पढ़ते होंगे। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है कि रविवार को जो है पेरिस ओलंपिक खेल का समापन समारोह होगा, और उसमें जो है समापन समारोह में मनु और श्रीजेश, मनु अर्थात मनु भाकर जिन्होंने की पहला कांस्य पदक शूटिंग में जीता था, और श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, ये होंगे मनु भाकर निशानेबाज और श्रीजेश ध्वजवाहक होंगे। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये भी बता दें कि जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह जो कि 26 जुलाई को हुआ था, उसमें ध्वजवाहक जो है महिला स्टार शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अंकिता शरत कमल थे। शरत कमल जो है और पीवी सिंधु ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। वहीं पर समापन समारोह के ध्वजवाहक जो हैं ये होंगे कौन, तो श्रीजेश और मनु भाकर। ये दोनों तथ्य जो है याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है सुनीता विलियम्स जो है अब अगले वर्ष स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से वापस कर पाएंगी। सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की हैं, ये जून में बोइंग स्टारलाइन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी, लेकिन जो है अब अगले वर्ष ये घर वापस आ पाएंगी। ये जो स्पेस बोइंग स्टारलाइन स्पेस से गई थी, ये कुछ ही समय के बाद वापस आ जाती, लेकिन स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये भी याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स के साथ साथ बुच विल्मोर भी हैं, ये पृथ्वी पे जो है अभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो बोइंग है स्टारलाइन उसमें खराबी आ गई। उसमें जो चालक दल है उसमें थ्रस्ट, मुख्य रूप से स्टारलाइन में थ्रस्ट का दोष जो है उत्पन्न होने के कारण वो वापस नहीं आई हैं। ये याद रखना है क्योंकि ये कम समय के लिए ही वहां पर गई थी। आगे देखते हैं अनमोल निकले अमन, अर्थात अमन जो है इन्होंने कुश्ती में अमन सहरावत, इन्होंने प्यूर्टो के पहलवान को जो है हराकर कांस्य पदक जीत लिया है, और ये भारत के जो है छठे ऐसे प्लेयर पुरुष हो गए हैं जिन्होंने की कुश्ती में ओलंपिक जीता है पदक। 1952 में केडी जादव ने कांस्य पदक पहली बार
जीता था। उसके बाद 2008 में सुशील कुमार, 2012 में सुशील कुमार, 2012 में योगेश्वर दत्त, 2016 में साक्षी मलिक जो कि महिला में, वहीं 2021 में रवि दहिया और 2021 में बजरंग पूनिया। तो आप देखेंगे तो ये जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुश्ती में 2024 में जो है पदक जीते हैं, और ये इन्होंने 2008 से ही जो है पदक के लिए प्रत्येक बार ओलंपिक में भाग ले रहे थे। तो इस तरह टोटल जो है अभी तक भारत की झोली में 6 पदक जो है आ चुका है। ओलंपिक में जो है 6 पदक आ चुका है। सॉरी, अमन सहरावत जो है 7वें पहलवान हैं, ये ध्यान रखेंगे। और टोटल जो है 6 पदक भारत ओलंपिक में अभी तक जीत लिया है, जिसमें कि 1 रजत है और 5 जो है कांस्य पदक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।